Assalamualaikum. Moving towards lecture number 16. Topic name is liquids. गैसेस हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, पूरा गो थ्रू कर लिया. अब गैसेस के बाद है लिक्विड्स. व्हाट इज़ लिक्विड्स? लिक्विड्स है इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस. मतलब सिंपल सी बात है, पहले आइस मेल्ट हो रही है, पहले लिक्विड बनेगा, उसके बाद एवेपोरेट हो जाएगी तो गैस बन जाएगी. अच्छा, इंटरमोलिक्यूल्स आर नॉट मच स्ट्रॉन्गर की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है. किसके साथ कंपैरिजन हो रहा होगा? सॉलिड्स के साथ. सॉलिड्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है क्योंकि कॉम्पैक्ट पैकिंग है. लेकिन लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग तो हैं बट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स वीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैसेस आपको पता है स्ट्रॉन्गर ही होंगी. मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन. इसमें भी यही है जैसे गैसेस में था, बट इसकी डिग्री थोड़ी कम है. गैसेस में तो बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन थी, इसमें रैंडम मोशन कम है. और एक और कॉमन बात कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. दे पोजेस डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. ठीक है, शेप आपको पता है, पानी को मैं बॉटल में डाल दूँ, गिलास में डाल दूँ, पतीले में डाल दूँ, बाहर फेंक दूँ, इसकी शेप कोई डेफिनेट नहीं रहेगी. इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर जिसमें हम डालें. ठीक है, वीकर फोर्सेस दैन सॉलिड, ये बात तो हो गई. हायर एनर्जी दैन सॉलिड्स. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ क्योंकि दे हैव इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. तो क्या होगा, जब एक चीज़ मूव करती है तो उसके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी. मूविंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. तो इस तरह इनके पास एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. दूसरी बात ये कि दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली. अच्छा, ये रीज़न लिखी है मैंने क्योंकि क्या है कि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं है तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है. ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स वीक है. उससे क्या होगा कि ये फ्रीली मूव करते रहेंगे. मूव तो इनके पास एनर्जी होगी, तो दैट्स वाई दे आर मोर एनर्जेटिक एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. थर्मल एक्सपेंशन इनकी हायर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और इनका प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ गैसेस. ठीक है, गैसेस ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. ठीक है, अपनी कंटेनर की वॉल पे. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, बड़े मज़े का टॉपिक है, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगी. दो तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास, इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर. इंट्रा का मतलब है विद इन मॉलिक्यूल. ठीक है, इंट्रा का मतलब है विद इन मॉलिक्यूल. ठीक है, इंटर का मतलब है अमंग मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पड़ा है, इसको तोड़ूँ, इसके अंदर देखूँ तो इसके दरमियान जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो भी इंट्रैक्शन जो भी होगा, बीच में बॉन्ड, उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, आपको पता है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है. आयनिक बॉन्ड आ जाता है जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इस तरह वाली चीज़ें बनती हैं. वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब वक्त आएगा. अच्छा, ये बात है कि दे आर फार मोर स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं. दीज आर द फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स. मतलब एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं. ये गैस है ना कहीं पे, मतलब हम फॉर एग्जांपल फ़िज़ा में आप इनहेल कर रहे हैं और ये गैस पड़ी हुई है. इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, जो भी इनके दरमियान इंट्रैक्शन होगा, बॉन्ड होगा, नहीं होगा, उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर. अच्छा, ये वीक है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देम. इनमें क्या क्या आता है? सबसे पहले डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये सारे ना इतने ज़्यादा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, कभी कभी लगता है कि ये सब एक ही जैसे हैं. एक पढ़ लो तो अगला तो ऐसे के ऐसे ही समझ आ जाता है. अच्छा, अब सबसे पहले है डाइपोल फोर्सेस. डाइपोल पहले डाइपोल करते हैं. डाइपोल होता क्या है? डाइपोल होता है, डाई का मतलब क्या है? दो. पोल मतलब पोल्स. ठीक है, दो पोल्स जनरेट हो रहे हैं. किस तरह? अ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव पोल्स. एक पोल ये है मेरे पास, दूसरा पोल ये है. ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो पोल्स बने हुए हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव वाले. इसको बोलते हैं हम डाइपोल फोर्सेस.
अब देखो होता क्या है, ये मेरे पास एग्जांपल है, इसको देखो, हाइड्रोजन ने भी दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन ने भी दे दिए इलेक्ट्रॉन्स और बना लिया अपने दरमियान बॉन्ड, ये है इनका बॉन्ड पेयर। लेकिन मसला यहाँ पे आता है, फ्लोरीन साहब है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है एबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये जो है ना, ये नाइंसाफ़ी करेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन हायर है, तो ये इनजस्टिस करेगा और इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। अट्रैक्शन तो ये भी पुट करेगा ऑब्वियसली, बट क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी बॉन्ड पेयर है। तो आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए वहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और जिस बेचारे से लिए गए हैं उसके पास पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह बन गया हमारे पास विद इन मॉलिक्यूल एक डाइपोल, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, ये तो डाइपोल बन गया। अब जब दो डाइपोल्स एक दूसरे के करीब आएंगे ना, यानी दो HF के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक HF ये है, एक HF ये है, ये लोग फिर एकदम एक दूसरे के करीब आए, तो क्या होगा कि पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन HF मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ अदर HF मॉलिक्यूल, और ये जो इसको बोलेंगे डाइपोल फोर्सेस। ये देखो, ये जो रेड से शो हो रही है डॉट डॉट, इसको ना यूजुअली डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया डाइपोल बनता। अच्छा, डाइपोल किस में बनेगा, ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल्स में बनेगा, नॉन पोलर में तो नहीं बन सकता ना। देखो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जितने ज़ोर से ये इसको अपनी तरफ खींचेगा उतनी ज़ोर से ये इसको खींचेगा। तो क्या होगा, जब हम लोग गेम खेलते हैं वो ड्रॉप वाली, तो जब ज़ोर से खींचेंगे तो वो स्टिल हो जाएगी ना कोई यहाँ जाएगा ना कोई वहाँ जाएगा, तो वो तो सेंटर में ही रहेगा। सेंटर में रहेगा तो इसका मतलब है कोई चार्ज, कोई पोल्स बन ही नहीं रहे, कोई बेसिकली पोल्स बनेंगे ही ना, बनेंगे तब जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यहाँ तो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा पोल्स बनने का, ठीक हो गया। अच्छा, डाइपोल फोर्सेस के फैक्टर्स सुन लो कि ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, ये तो आप ही बता सकते हैं मुझे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, ठीक है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, उतना ही ज़ोर से एक जो नाइंसाफ़ इंसान है वो अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को ले जाएगा और फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनेगा, ठीक है, उतने ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर वाले पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बनेंगे। जब जैसे हमने देखा HF में H और F के दरमियान कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होगा। अच्छा, एक बात सुनो कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF ये ना कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एल्काइल हैलाइड्स। क्यों कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है। ये हम नीचे जाके बताते हैं हम आपको ना। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आगे, तो इसीलिए ना फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन को होल्ड करके रखता है, हाइड्रोजन को रिलीज़ ही नहीं करता। तो इस तरह इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू अदर हैलोजेंस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो सल्फर डाइऑक्साइड की। ये दो सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बने हुए हैं। अब क्या होगा, जैसे ही एक सल्फर का मॉलिक्यूल आएगा और दूसरे सल्फर के मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस सल्फर डाइऑक्साइड विल अट्रैक्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस सल्फर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा और किसी चीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, हाँ तो इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में भी, और इसके अलावा क्लोरोफॉर्म में भी। हमारे पास ये बुक्स वाली एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा एक बात ये है कि डाइपोल फोर्सेस जब भी हमारे पास हाई होंगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये लोग भी हाई होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस की तरफ। आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। आयन डाइपोल ना ही बता रहे, वैसे देखो इसको
बना भी पड़े ना बंदा समझ आ ही जाता है। ये है आयन, ये है डाइपोल। डाइपोल हमने ऊपर पढ़ लिया जिसमें दो पोल्स बन गए थे, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। अब जैसे ही डाइपोल एक आयन को जिसके ऊपर एक चार्ज होता है उसको अप्रोच करेगा, इनके दरमियान डेवलप हो जाएगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे उल्टा काम हो गया है, हालांकि इसको इसके साथ डेवलप करनी थी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ये क्या था नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, अट्रैक्शन डेवलप हो गई। अच्छा, इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे है, फैक्टर्स पे सुन लो कि इट डिपेंड्स अपॉन चार्जेस स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरी चार्ज डेंसिटी। अब जितना ज़्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस पुट करेगा ना। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी होती है जो ऊपर पढ़ी हमने, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का बनना, पोल्स का बनना। अब ये पोलैरिटी ऑफ, ये तो मॉलिक्यूल नहीं है ना, तो आई है ना, इसकी बात हो रही है पोलैरिटी की। जितने स्ट्रॉन्ग पोल्स यहाँ पे जनरेट हुए होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर आयन डाइपोल फोर्सेस डेवलप होगा इन दोनों के दरमियान। दूसरी बात है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्यों कहा है मैंने, देखो जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल की मैं बात करूँगी ना, नीचे जाके ज़्यादा बात होगी। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल जब ज़्यादा होते हैं तो पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एबिलिटी टू मेक पोल्स भी ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, पोल्स ज़्यादा अच्छे बने होंगे तो आयन एंड डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा अच्छी जनरेट होंगी। नेक्स्ट चलते हैं डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और डी बाय फोर्सेस की तरफ। अच्छा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है, एक तो डाइपोल है और दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड होता है कि जब आप देखो इंडक्शन चार्ज, इंडक्शन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, उसमें हम चार्ज देते हैं, ठीक है, इंड्यूस करते हैं। उससे इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अ पर्सन इज़ रिकग्नाइज्ड बाय कंपनी ही कीप्स, ये वाली बात इसमें होगी। यहाँ पे इसमें होगा कि डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो जाएगा और फिर टेम्परेरी पोल्स बन जाएंगे। हालांकि क्लाउड वैसे तो डाइपोल नहीं था, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन हो गई टेम्पररी, और वही टेम्पररी मूवमेंट में वो पोल जनरेट हो गए और उसको हम लोग कह रहे हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको समझने के लिए एक मेरी बात ये सुनो, ठीक है। एक मेरे पास है नॉन पोलर, इसको अभी ना केस 1 देखो, इसको नीचे कर देती हूँ, इसको देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाना। केस 1 की बात कर रही हूँ पहले मैं। मेरे पास है नॉन पोलर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉन पोलर में क्या बताया था मैंने, पोल्स बनेंगे, नो, ठीक है, नो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही कम है। ये मेरे पास है पोलर, यानी यहाँ पे बने हुए हैं पोल्स, ये डाइपोल आया मेरे पास। अब जैसे ही ये डाइपोल इसके पास जाएगा ना, इसका इधर क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुए हुए ना, यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे ऐसे है ना, मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इसके करीब जाता जाएगा ना, तो यहाँ पे वैसे तो ये, अच्छा देखो ये हम पता ना कि ये इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे करके, और इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते रहते हैं ना, रुके तो नहीं रहते ना, हमने पूरी थ्योरीज वगैरह पढ़ी थी अभी, इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते रहते हैं। तो इन रिवॉल्व के दरमियान ये जो रिवोल्यूशन हो रही है ना, इसके दरमियान होता है ऐसा मौका आता है कि कभी कभी कहीं पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, कभी कभी कहीं कम हो जाती है। ये वाली बात मैंने आखिर में बताती हूँ, ये मैंने कहा कभी आइडिया ले लो इसका। अच्छा, तो नॉन पोलर ये है, पोलर ये है, जैसे ये इसके करीब आएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव एंड है, तो ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, एट्रैक्टिव फोर्सेस महसूस करेंगे और यहाँ सारे यहाँ जमा होना छोड़ देंगे। ये नहीं कि सारे जमा हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ देम, मतलब यहाँ पे ज़्यादती हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की एज़ कम्पेयर टू दिस एंड। अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड, ये बन गया इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एंड। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एंड को बोलते हैं हम पार्शियल नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव। तो बन गया फिर डाइपोल। अच्छा, ये है स्पेशली एक इंड्यूस्ड पोलर बन जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी जब ये वाला बंदा आया, इसने इसकी कंपनी इख्तियार की, तब ही जाके इसके अंदर पोल्स बने। अगर ये ना आता फिर तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती। इसको फ़र्क पड़ना था इसके बगैर। जब ये इसके पास आया, इसका पॉजिटिव एंड इसके पास आया, तभी तो ये हुआ। या ये समझ लो जब नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर रिपल्जन शुरू हो जाएगी। रिपल्जन शुरू होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन इस एंड में जल्दी से चले जाएंगे,
और जब इस एंड में चले जाएंगे तो फिर यहाँ से कम हो जाएंगे, यहाँ से कम हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह करके समझ लो। ठीक है, तो एक तो मेरे पास था परमानेंटली पोलर यानी परमानेंटली डाईपोल था, दूसरा मेरे पास आया इंड्यूस्ड डाईपोल। तो इनके दरमियान क्या हो जाएगा, फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। ये है हमारे पास डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्सेस, इनको बोलते हैं डी फोर्सेस। दूसरा है मेरे पास केस नंबर 2। इसमें क्या होगा, इसका थोड़ा सा ना डिफरेंट, ये मैंने ना आपको ना LDF सिखाने के लिए लिखा है यहाँ पे, केस नंबर 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि ये दोनों इतने इंटरमिक्सिंग हो रहे थे, मैंने कहा इसको ना केस 1 और केस 2 बना के लिख लो। अब देखो ये मेरे पास एक है नॉन पोलर जिसके ऊपर कोई डाईपोल्स नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ऊपर जो मैंने ये वाली बात की थी अभी आप लोगों से कि कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो कुछ मूवमेंट्स ऐसे आते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक साइड रैंडमली बिल्कुल ना, एक साइड पे ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स, एक साइड पे कम हो गए, तो एक वीक सा डाईपोल जनरेट हो जाता है इस तरह का, उसको बोलते हैं टेम्परेरी। जैसे ही डाईपोल बनेंगे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी, फिर बन जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूमे जा रहे हैं, रिवॉल्व हो ही जा रहे हैं। तो जैसे ही डाईपोल्स बनेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर बनेंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कैसे हुआ कि कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे ही वो टेम्परेरी पोल बनेगा, वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को, एटम को इंड्यूस करेगा, इंडक्शन करवा देगा वहाँ पे, और फिर वहाँ भी पोल जनरेट हो जाएंगे। कैसे करेगा, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, बार बार घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई और इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो गए, और इसी स्टेट के अंदर उसने दूसरे वाले को इंड्यूस करवाया, अपनी कंपनी से उसको मुतासिर किया, ठीक है, उसके ऊपर अपने रंग चढ़ाए, ऐसे ही बोलते हैं ना, अफेक्ट किया उसको इंड्यूस करवाया। किस तरह करवाया कि जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई थी, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बने थे, उसने इलेक्ट्रॉन्स या तो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, या फिर जहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, उसने साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर दिया। रिपल्जन हो के एक तरफ जमा हो गए इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ जमा हो गए प्रोटॉन्स, एक तरफ जमा हो गए इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ हो गई कमी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लीड्स टू जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड सफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस तरह ये डेवलप हो जाएंगे। इसको बोलेंगे हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक हो गया। किसके दरमियान बनी थी ये, टेम्परेरी डाईपोल और इंड्यूस्ड डाईपोल के दरमियान। ये क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी ज़्यादा रिवोल्यूशन होगी उसकी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अच्छा नहीं, एक और बात ये भी कि जितना बड़ा एटम का साइज़ बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी तो उतना ज़्यादा होगा ना। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने में। ठीक है, LDF के बारे में बातें सुन लो 2-3। सबसे पहले तो ये बहुत वीक होती हैं क्योंकि ये टेम्परेरी बन रही है ना, देखो, और ये बहुत टेम्परेरी होती हैं। डिस्टॉर्शन तो होती रहती है, कभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, कभी नॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो इसलिए ये बहुत टेम्परेरी है और वीक है। और क्या बोलते हैं, ये एग्जिस्ट इन बोथ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बट दे आर मोर डोमिनेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं MCQ पूछ लूँ यहाँ पे पोलर और, तो फिर मुझे आप बता दो कि सिंपल के नॉन पोलर में ज़्यादा डोमिनेंट होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये ना बुक के की पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे करके बताए हुए हैं, आपने बुक रीड करनी है, आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपने ये लेक्चर लिया होगा। अच्छा, अगर हम इसके ट्रेंड्स की बात करें ना अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है ना, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो आयोडीन हैव हाईएस्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, हमारे पास साइज़ भी बड़ा हो रहा है एटम का, और जब ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा होगा, जाहिर है। ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉनिक क्राउड भी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्राउड ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पोलराइज होंगे। यानी आप कह लो कि LDF ज़्यादा क्यों है, डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी क्यों बढ़ी है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। Hydrogen bonding is defined as electrostatic force of attraction between partial positive charge hydrogen atom that is covalently bonded to electronegative atom NOF। ठीक है ना, इनमें से कोई भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। ठीक है, इसको याद रखना है। यानी लोन, अच्छा ये बाद में आखिर में करती हूँ, अभी इसको छोड़ो, अभी बताते हैं हम। ये पहले ये बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं। दे फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ यूटिलाइजेबल लोन पेयर। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही ना लोन पेयर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। जिस भी आप कहीं भी देखोगे ना जहाँ ज़्यादा, अभी मैं आगे MCQs दिखाऊंगी और आपसे मैं पूछूंगी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो आपने आंखें बंद करके मुझे बताना है कि जहाँ पे आपको सेंट्रल एटम पे ज़्यादा लोन पेयर नज़र आ रहे हैं ना, वो वाली चीज़ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है। एग्जांपल देखते हैं। देखो, एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। ये पता होना चाहिए, इंट्रामोलिकुलर वैसे बुक में नहीं है, इंटरमोलिकुलर हमारी बुक में है। देखो, सबसे पहले वाटर की मॉलिक्यूल्स है मेरे पास 3। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन है मेरे पास। ठीक है, ऑक्सीजन जो 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है। अब होता क्या है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इसको अप्रोच करेगा, इसका ये वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और क्या, इस पे लोन पेयर भी तो होते हैं, इसलिए भी ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। इस बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फर्दर ये अगले मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, इसी तरह इसके साथ भी इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर होता है विद इन। ठीक है, थोड़ा सा इसे कंफ्यूज ना हो जाना, बस सुन लो। ठीक है, जैसे मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल को मैंने ऐसे लिख दिया, ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब क्या होता है, कभी कभी ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है। किस तरह करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल की एग्जांपल बेस्ट है। इसके अलावा आप कर सकते हो, जो भी कोई और ले सकते हो, जैसे कोई भी बना लो। ठीक है, इतना इसमें ना पढ़ो, बस पता होना चाहिए आपको कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट हो रही है दुनिया में। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं एवेपोरेशन की तरफ। ठीक है, एवेपोरेशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस है, कूलिंग फिनोमिना है, कॉन्टिन्यूड एट ऑल टेम्परेचर, एंडोथर्मिक होता है यानी हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है, और सरफेस फिनोमिना है, इससे नीचे नहीं जाता, बस सरफेस पे काम हो रहा होता है। होता क्या है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है एवेपोरेशन को, एवेपोरेशन के प्रोसेस को। लिक्विड स्टेट से हमारे पास वेपर फेज बनता है स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी फॉरेन एड। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड में क्या आ जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही आ जाएंगी ना। उसके बाद उसी नेचर में ही आता है ना, साइज़ आता है, शेप आती है। साइज़ किस तरह आता है, देखो साइज़ कुछ होते हैं मॉलिक्यूल्स ना, शेप की बात करते हैं। कुछ ना मॉलिक्यूल्स की ना शेप इस तरह की होती है कि वो लोग ना कॉम्पैक्ट पैकिंग को फेवर करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कॉम्पैक्ट पैकिंग को फेवर करते हैं उनकी एवेपोरेशन मुश्किल हो जाएगी। बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, एक दूसरे को जोर से पकड़ के बैठे हुए होंगे, तो फिर ऑब्वियसली छोड़ेंगे नहीं तो वो फिर एवेपोरेट कैसे होंगे। नेक्स्ट है साइज़। साइज़ आपको पता है ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बिग साइज़ मॉलिक्यूल को एवेपोरेट कराने के लिए। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर और एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसको पढ़ते होता किस तरह ये। अच्छा, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने पानी फिल किया हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर उधर फेरे जा रहे हैं, ये मूव करते हैं ना, हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि इनके दरमियान
एज़ कम्पेयर टू गैसेस तो कम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस हैं और वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये लोग मूव करते रहते हैं। अब मूव करते रहते हैं तो क्या होगा, तो ये जो सरफेस वाले हैं ना मॉलिक्यूल्स वाटर के, ये करेंगे इंट्रैक्शन विद एयर मॉलिक्यूल्स। ऊपर से एयर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, यहाँ पे खुला हुआ ना ये लिड इसका, तो ये इसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे। इंट्रैक्शन करेगा तो ये वाला, ये लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी होंगे, ये अपनी एनर्जीज को ट्रांसफ़र कर देंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र के बाद इनको जैसे ही मौका मिलेगा ये सरफेस को स्केप करके ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, ये हाई एनर्जी बन गए ना सरफेस के। अब जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, एवापोरेट हो गए, तो पीछे इन्होंने एनर्जी डेफिशिएंसी कर दी। एनर्जी डेफिशिएंसी का मतलब है यहाँ पर फिर कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं वेपर प्रेशर की तरफ। ठीक है, अच्छा वैसे ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, जैसे ही आपको पता है सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स ने इंट्रैक्शन की विद एयर मॉलिक्यूल्स, उन्होंने इनफ एनर्जी गेन कर ली। इसके अलावा थोड़ी एनर्जी अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल से भी ले ली, जो कि नीचे हैं, जो सरफेस पे नहीं है। उनसे एनर्जी लेने के बाद ये इनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि ये सरफेस से गायब हो जाए। ठीक है, सरफेस से उड़ जाए। वेपर प्रेशर की बात सुनो। वेपर प्रेशर है, नाम बता रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। अच्छा, वेपर प्रेशर का फिनोमेना ना आफ्टर एवेपोरेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि वेपर्स कब बनते हैं, एवेपोरेशन के बाद ही बनेंगे ना वेपर्स। तो ये फिनोमेना आफ्टर एवेपोरेशन शुरू हो रहा है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स ने सरफेस लीव कर दिया ना, तो ये जो ऊपर पड़े हुए एयर मॉलिक्यूल्स है ना, उनके साथ कोलाइड करेगा तो फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स एक्सर्ट करने का तो उसका मतलब है कि प्रेशर, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो एक लिक्विड, एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें लिक्विड है। अब वो खुला पड़ा हुआ है, तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इस पे प्रेशर पुट करता रहता है सरफेस पे। ठीक है, और फिर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमने कहा था एवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है और सारे टेम्परेचर्स पे होता ही रहता है। तो क्या होगा कि हमारे पास एवेपोरेशन स्टार्ट होगी और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे को लग रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स एयर पे प्रेशर लगाएंगे, वेपर प्रेशर। तो ये फिर पहले तो कंप्रेस हो रहा था, फिर ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा और फिर तभी हम देखते हैं कि हमारे पास एयर बबल्स बनती हैं जब वाटर बॉयल हो रहा होता है। यही तो रीज़न है एयर बबल्स बनने की। और फिर क्या होगा, जब दोनों प्रेशर इक्वल होंगे तो बॉइलिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके सरफेस पे प्रेशर पुट कर रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड कंप्रेस हो रहा है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ऑल द टेम्परेचर्स एट ऑल टेम्परेचर्स एवेपोरेशन हो रही है, एवेपोरेशन होंगी, वेपर्स बनेंगे। वेपर्स एयर मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर, जो जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, एक्सर्ट करेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों प्रेशर्स इक्वल हो जाएंगे। तब हम देखेंगे कि हमारे पास कंप्रेस गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, इसको हम एयर बबल्स बोलेंगे और बॉइलिंग उस पॉइंट पे बॉइलिंग होगी। अब देखो डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर और इससे यही वजह है कि उनके पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले है नेचर ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में हमने सबसे पहले पढ़ा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड किस तरह, नेचर में जब भी बात करेंगे तो साइज़ की और शेप की बात आ जाएगी। शेप में मैंने बताया कि कुछ होते हैं मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनकी शेप ऐसी होती है, वो कॉम्पैक्ट पैकिंग को फेवर करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये मैंने रिलेशन लिखा है साइड पे, इसको एज इट इज़ ना याद कर लो। ठीक है, इसमें ये है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किस तरह, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अब देखो, जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं तो ऑब्वियसली इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूलर मोशन ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर मोशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा जल्दी सरफेस की तरफ जाएंगे, ज़्यादा जल्दी सरफेस को लीव कर देंगे।
जैसे ज़्यादा जल्दी लीव करेंगे वैसे ही वेपर प्रेशर पुट करेंगे, हेंस इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, हुआ क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम थी तो जो मॉलिक्यूल्स थे उनका मोशन बहुत ज़्यादा था, मॉलिक्यूलर मोशन, और उन्होंने वो जल्दी से सरफेस को स्केप कर दिया। स्केप करने के बाद स्ट्रॉन्ग प्रेशर उन्होंने पुट किया एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसको बोला हमने वेपर प्रेशर। यानी दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फेवर्स हाई वेपर प्रेशर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा हिसाब है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ने बोला क्या था, मैं कोशिश करूँगी ना बॉइलिंग पॉइंट आपको इसी चीज़ में कवर करवा दूँ। बॉइलिंग पॉइंट कब हो रहा है, बॉइलिंग लेवल जब आ रहा है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो रहा है। अब सपोज़ करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा कि वो फिर सरफेस पे मुश्किल से पहुंचेगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जब मुश्किल से पहुंचेगा तो सरफेस से लीव भी मुश्किल से करेगा, इसका मतलब हमें ज़्यादा मुश्किल से लीव करना, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा सारी एनर्जी चाहिए उसको सरफेस से निकालने के लिए, उसको एवापोरेट करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि वो बहुत टाइटली हेल्ड है, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए तो जाहिर बात है फिर हमारे पास वेपर प्रेशर भी स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर चाहिए होगा, तो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर या इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहो, इससे भी बॉइलिंग पॉइंट पर असर पड़ता है। किस तरह पड़ेगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा ये फोर्स को प्रेशर पुट करेगा ऑन द सरफेस, ज़्यादा लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा, तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसकी बराबरी करने के लिए स्ट्रॉन्ग वेपर प्रेशर पुट करना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी की मैं बात क्यों कर रही हूँ बार बार, जिस तरह, क्योंकि मैंने कहा था ना वेपर प्रेशर क्या है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रही हैं और फोर्स एक्सर्ट करके, मतलब उसको प्रेशर, फोर्स पर एरिया है ना, तो फोर्स पर एरिया क्या है, प्रेशर है ना बेसिकली, तो इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसलिए मैं एनर्जी का नाम बार बार ले रही हूँ। आई होप सो आप कंफ्यूज नहीं हो रही होंगी। अच्छा, फैक्टर्स की बात हमने कर ली, अब बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स को देख लो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक्सटर्नल प्रेशर, वही बात, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, हेंस इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू टेक मॉलिक्यूल्स टू सरफेस, और फिर उस सरफेस से निकालना और फिर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पुट करना डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को MCQ दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि मुझे हमें बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखनी है। उसके लिए जो ऑर्डर है ना, इसको याद रखिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर डाइपोल फोर्सेस है, फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी कैटेगरीज हैं, यानी जिस स्पीशी के ऊपर आप लोग ज़्यादा लोन पेयर देखें उसको आप स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड तस्वुर करें। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ज़रिए भी आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके ऊपर भी आप लोग डिटर्मिन कर सकते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, MCQ है हमारे पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग। इसमें मेरे पास H2O है, HF है, HCl है और NH3 है। इसका आपने बताना है करेक्ट ऑर्डर। जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिटर्मिन करने के लिए, वही यूज़ करने हैं। इस वाले ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, इसको भी जहन में रखना है आपने, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी बुक में PTB में टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए, उसको भी जहन में रखना है आपने। आगे चलते हैं, एक लास्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आइस का। अच्छा, आइस आगे बताइए आप लोग, आई गेस आपका शॉर्ट आंसर होता है इस तरह का कोई FSC में, उसमें भी पूछा जाता है ये। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस को जहन में रखें, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि दे आर सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। हाउ दे आर सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक कॉम्पैक्टली पैकिंग हुई हुई है आइस के स्ट्रक्चर में वाटर की, तो एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। किस तरह,
दो तो उसके अपने हैं जो वाटर के हैं, दो वो पड़ोसी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा। यही बात नीचे लिखी हुई है। दो हाइड्रोजन एटम जिनके साथ ऑक्सीजन अटैच है वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, और दो जो उसके अपने हैं वो थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड अटैच है। अच्छा, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ना, ये क्रिएट करती है एम्प्टी स्पेसेस। और फिर वही वाली बात कि दैट्स व्हाई दे ऑक्यूपाई 9% मोर वॉल्यूम, और फिर इसीलिए उनकी डेंसिटी कम होती है आइस की, और वो फिर फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर या सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। और ये बात कि वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको भी याद रखें। इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, बुक वाली बातें हैं मोस्टली, लेकिन पढ़ लेते हैं।